कलर के कॉम्बिनेशन डाले जाते हैं। बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा कलर आ गया है इसके अंदर। फ्लेवर डल रहा है और जितना मैंने मिक्स लिया है उस मिक्स के ऊपर जो कैलकुलेशन की जाती है उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही इसमें फ्लेवर डाला जाएगा। ओके, अवेलेबिलिटी होती है। ये आप देखिए कुछ देर पहले हमने रखी थी और ये बिल्कुल पूरी रॉक सॉलिड हो चुकी है। बहुत बढ़िया। तो देख सकते हैं आप हमारी कुछ ही मिनट के अंदर आइसक्रीम बन के तैयार हो चुकी है। अब यहाँ अगर चाहिए कोन की बहुत सारी वैरायटी होती है, कुल्फ़ीज़ में अगर चाहें कुल्फ़ीज़ की बहुत वैराइटीज़ होती है। तो वो कहते हैं सिर्फ हमको प्रीमियम आइसक्रीम में ही जाना है, तो ये आइसक्रीम ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जो कि 4 लीटर या 5 लीटर में भी आते हैं। ये रोडर टैंक्स बन रहे हैं, यहीं पे बड़े टैंक्स भी हम फैब्रिकेट करके देते हैं। तो पूरा जो सेटअप है यहीं पे ही तैयार होता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बिजनेस दरबार। दोस्तों, काफ़ी सारे बिजनेस की वीडियोस आपने हमारे चैनल पर देखी होंगी, लेकिन आज एक स्पेशल वीडियो आने वाली है जो कि होने वाली है आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से। डायरेक्ट आपको एक ऐसी कंपनी के साथ मिलवाएंगे जो कि आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, साथ में ही आपको मशीनरी भी प्रोवाइड करती है। और आप अगर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो भी आपके लिए वीडियो खास होने वाली है। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा मुनाफे वाला बिजनेस अगर आप लोग फाइंड आउट कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। कृष्णा सर मेरे साथ में, जान लेते हैं कि किस तरीके की ये वीडियो में क्या क्या दिखाने वाले हैं और किस तरीके से आप लोग इनके साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया, आप बताएं। बहुत बढ़िया। तो सर, किस तरीके से थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा सकते हैं और आपके साथ में बिजनेस किस तरीके से लोग शुरू कर सकते हैं, प्लीज़ बताएं। पहले मैं अपनी कंपनी के बारे में बताता हूँ। मेरी कंपनी का नाम है डायमंड निंजा वर्क्स, जो कि 32 साल पुरानी कंपनी है जी। हम लोग आइसक्रीम के प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। हम ग्लोबली वर्ल्ड वाइड भी काम कर रहे हैं, पैन इंडिया में भी काम कर रहे हैं। तो जिनको आइसक्रीम का बिज़नेस शुरू करना होता है, हम उनके लिए पूरा ए से लेकर जेड तक पूरा कंसल्टेंसी करते हैं। मशीनें प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए फ्लेवरिंग प्रोवाइड करते हैं, रेसिपी प्रोवाइड करते हैं, पैकेजिंग कहाँ से लेना है, रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, सारा 1 to 1 पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जिनके पास बजट होता है वो अपना बजट के अनुसार प्लांट सिस्टम लगा लेता है। जिनका बजट नहीं हो पाता उनके लिए हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज अवेलेबल करवाते हैं। तो सर, वीडियो के अंदर एक हिंट लेना चाहूँगा, जैसे कि अगर कोई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कोई करना चाहता है आपके साथ में, तो कितनी इन्वेस्टमेंट उसको करनी पड़ेगी मिनिमम? देखिए, अगर आपका कहीं ना कहीं दिमाग में है कि आपका विजन कि आपको खुद का आइसक्रीम ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास पैकेजिंग होनी चाहिए। आपका जो लोगो है, ब्रांडिंग है, आपको पैकिंग बनवानी पड़ेगी और आपको मार्केटिंग का ध्यान देना है कि आपको मार्केट कैसे करना है प्रोडक्ट। बाकी बनाने की जिम्मेदारी हम लोगों की होती है। जो भी आपको फ्लेवर चाहिए, मेरे पास 70 से 80 प्रोडक्ट हैं, फ्लेवर्स हैं, रेंज काफ़ी बड़ी है मेरे पास फ्लेवर्स की। खाली आपको पैकेजिंग बनवाना है और मार्केटिंग करना है, बाकी बनाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो अभी आपको कंपनी के अंदर लेकर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताएंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और किस तरीके से आप लोग मशीनरी लगा भी सकते हैं और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी करा सकते हैं। तो आइए चलते हैं और आपको पूरी मैन्युफैक्चरिंग दिखाते हैं। तो आइए सर, मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरे प्रोडक्शन एरिया में। ये हमारा मेन प्रोडक्शन एंट्रेंस है। सबसे पहले जो एक प्रोटोकॉल करना बहुत ज़रूरी है हर फूड इंडस्ट्री में, वो है हाइजीन। पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी नॉर्म्स बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारे पास ये नॉर्म्स होते हैं सारे। ये हेड कैप्स बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारी जितनी भी मैन पावर है सबके लिए प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो शुरुआती होता है वो होता है मिक्स प्रिपरेशन रूम से। ओके। क्योंकि यहाँ पे मिक्स की प्रिपरेशन की जाती है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ मिक्स प्रिपरेशन रूम में। तो यहाँ पर सर क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से तैयारी की जाती है, थोड़ा बताएं। तो मिक्स रूम में क्या किया जाता है, मिक्स की तैयारी की जाती है। मिक्स यानी जो भी आपका लिक्विड फॉर्म में होता है उसकी तैयारी की जाती है। यहाँ पे जो मशीनें होती हैं ये लिक्विड फॉर्म का प्रोसेस पूरा करती है, यानी कि दूध को उबालना, दूध के अंदर सारा रॉ मटेरियल डालना, उसको होमोजेनाइज करना और दूध को ठंडा करना। यानी कि इनके ऊपर अंदर पूरा का पूरा दूध डला हुआ है और उसके बाद सर आगे का प्रोसेस क्या होता है? मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ ब्रीफली। ये जो टैंक आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पॉस्चराइजर टैंक। ओके। इसका काम क्या होता है, ये दूध उबालता है, इसके बैक्टीरिया किल करता है, पॉस्चराइज करता है। और जो भी रॉ मटेरियल हम इसके अंदर डालेंगे, चाहे चीनी हो गया, इमल्सिफायर हो गया, स्टेबलाइजर्स हो गया, सब डालने के बाद इसको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ओके। ये आप एक देख रहे हैं, ये फिल्टर्स हैं, ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। अगर बाय द वे मिल्क में कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह आ जाती हैं तो ये फिल्ट्रेशन का काम करती है। फिल्टर करने के बाद ये मिल्क पम्प लगी हुई है। मिल्क पम्प क्या करती है, तो मिल्क को यहाँ से प्रोसेस करके आगे की मशीनरीज में भेजती है। जी। ये मशीन जो है इसका नाम है होमोजेनाइज़र। अब मेन काम ये करती है मशीन, जो आइसक्रीम का जो टेक्सचर होता है, जो माउथ फील होता है, जो क्रीमीनेस आती है, ये इस मशीन की वजह से आती है। अगर ये मशीन आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर ये नहीं है तो आपकी आइसक्रीम अच्छी नहीं बनने वाली। होमोजेनाइज होने के बाद
जो मिक्स होता है ठंडा होने के बाद इस टैंक के अंदर आता है। इस टैंक को बोलते हैं एजिंग टैंक। एजिंग टैंक का काम क्या होता है? दूध को ठंडा करना जी। ये 4 डिग्री पे दूध को ठंडा कर देगा और इसके बाद इसको 4 घंटे के लिए मिनिमम दूध को छोड़ा जाता है। तो सर यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है इसका? इसके जो प्रोसेस है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, मतलब हमारा मिक्स सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। इसके बाद की जो प्रक्रिया है मैं आपको आगे बताता हूँ। जब हमारा मिक्स तैयार हो जाता है तो आगे की प्रोसेसिंग के लिए इसको भेजा जाता है फ्रीजिंग रूम में। ओके। फ्रीजिंग रूम में फाइनल प्रोडक्ट की तैयारी की जाती है। ये अब आ चुके हैं फ्रीजिंग रूम में, यानी कि वहाँ जो मिक्सचर बन रहा था वो सारा का सारा मिक्सचर इन टैंकों में 1 बाय 1 ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये आप देख रहे हैं ये और एजिंग टैंक्स हैं। किसी में लो फैट, किसी में हाई फैट, किसी में कुल्फ़ी, किसी में कोया प्रोडक्ट, ये हर टैंक का अलग अलग डिवीजन किया हुआ है। ओके, यानी कि सारे के सारे अलग अलग रखे गए हैं और जो भी आइसक्रीम आपको तैयार करनी होती है उसके यहीं से ही सारे मिक्सचर वगैरह लेने होते हैं। एग्जैक्टली। रेसिपी वाइज जो भी हमारी रेसिपी है सबका अलग अलग टैंक बनाया हुआ है। अभी जैसे जब हम एक फ्लेवर बनाने वाले हैं, एक मैंगो फ्लेवर की हम आपको आइसक्रीम बना के दिखाने वाले हैं जो कि मीडियम फैट आइसक्रीम है। हमने इसका मिक्सचर तैयार कर लिया है जो कि एजिंग होकर फर्दर प्रोसेस हो चुका है। अब उसकी सारी जो प्रक्रिया है कि कैसे बनाया जाता है, कैसे इसकी फ्लेवरिंग होती है, कैसे उससे कलरेशन किया जाता है, आपको लाइव में करके दिखाता हूँ। शुरू करते हैं आपको लाइव दिखाना कि कैसे प्रोसेसिंग की जाती है फर्दर आइसक्रीम की। फर्स्ट स्टेज क्या है? जो भी मेरी रेसिपी है उस रेसिपी के अनुसार जो मेरे को मिक्स लेना है वो मेजर करके नाप के इस फ्लेवर टैंक के अंदर डालना है। तो इस एजिंग टैंक के अंदर जो भी मिक्स था उसको हम नाप के फिल्टर करके बकेट से इसके अंदर हम डालेंगे। तो सर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है इसके अंदर डालने के बाद में? जब यहाँ पे हमने मेजर करके डाल दिया है उसके बाद इसमें मेजर करके फ्लेवर, कलर नाप करके डाले जाते हैं। और उसका क्या रोल होता है? आप ये सिलेंडर्स देख रहे हैं, ये मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं। ओके। इसमें सबका ml डिविजन्स लिखा हुआ है, कितना ml कितना क्या है। तो जो रेसिपीज़ होती हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, मतलब बहुत एक्यूरेट डालना ज़रूरी है जी। जो फ्लेवर होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है, तो एज़ पर द रेसिपी जो डोजिंग की जाती है बहुत एक्यूरेटली की जाती है। तो उसके लिए ये काम आता है। ये सिलेंडर्स का रोल ही ये है कि मेजर करके आपको फ्लेवर डालना है। तो सर अभी इसके अंदर आपने बताया था कि मैंगो फ्लेवर हम लोग डालने वाले हैं। जी, इसके अंदर हम मैंगो फ्लेवर डालेंगे और मैंगो का कलर डालेंगे। ओके। तो ये सर फ्लेवर डल रहा है इसके अंदर? ये मैंगो का फ्लेवर डल रहा है और जितना मैंने मिक्स लिया है उस मिक्स के ऊपर जो कैलकुलेशन की जाती है उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही इसमें फ्लेवर डाला जाएगा। ओके। ये मैंने नाप करके जितना डालना चाहिए कैलकुलेशन के अनुसार जी मैंने वो ले लिया है। अब इसकी डोजिंग करेंगे हम फ्लेवर टैंक के अंदर। बहुत बढ़िया। तो सर एक क्वेश्चन उठता है, जैसे कि हम इसके अंदर मिक्सेबिलिटी कर रहे हैं, मैंगो फ्लेवर आप डाल रहे हैं जी, तो कितनी क्वांटिटी में कितना डालना है वो जिसने मशीनरी ली है उसको कैसे पता चलेगा सर? सर इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। जैसे आप हमसे मशीन परचेज करके जा रहे हैं जी, तो पूरी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन चलानी कैसे, ऑपरेट कैसे करनी है, रेसिपी बनानी कैसी है और जो फॉर्मुलेशन है फ्लेवर और कलरिंग का जो फॉर्मूला है वो भी आपको दिया जाता है। ओके। तो सारी ट्रेनिंग आपको इन हाउस दी जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत बढ़िया। तो सर अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है इसका? फ्लेवर हमने डाल दिया है, अब बारी आती है इसमें कलरिंग की। तो फूड कलर जो भी हमारे हैं वो डाले जाएंगे। ओके। तो मैंगो है तो जाहिर सी बात है कि येलो कलर इसके अंदर डाला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है। बिल्कुल मैंगो कलर का जो कलर है वो हमने इसमें डालना है। काफ़ी सारे फ्लेवर्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रखे हुए हैं और अभी मैंगो फ्लेवर आने वाला है जी। जी सर, ये आप देख रहे हैं जो कलर है, ये कलर का भी जो फॉर्मुलेशन है बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा डाल दिया तो भी दिक्कत है, कम डाला तो भी दिक्कत है। परफेक्ट कलर आना बहुत ज़रूरी है। ये कहावत है कि खाना जो है हम आँख से खाते हैं। बिल्कुल। अगर आइसक्रीम का जो मैंगो फ्लेवर और मैंगो जैसा नहीं दिखेगा बिल्कुल तो आपको वो क्रेविंग ही नहीं होगी। तो बहुत ज़रूरी है कलर का कॉम्बिनेशन। ये हमने एक कलर डाल दिया, तो अभी इसको मिक्स किया जाएगा आई थिंक। अब इसको यूनिफॉर्मली मिक्स किया जाएगा ताकि जो भी कलर और फ्लेवर हमने मिक्स में डाला हुआ है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ये आप देख सकते हैं एक कलर डाल दिया है। ये क्या डाला जा रहा है सर? ये भी कलर ही है। ओके। इसमें 2 कलर के कॉम्बिनेशन डाले जाते हैं। बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा कलर आ गया इसके अंदर।
और आप अगर अरोमा या स्मेल फील कर पा रहे हैं तो मैंगो का इसमें फ्रेगनेंस आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है। और आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल मैंगो जैसा हो गया है और काफ़ी अच्छा मतलब एक कलर टेक्सचर निकल कर आ रहा है। जब आइसक्रीम निकलेगी उसके बाद आप देखना कितनी ज़्यादा बेहतरीन आइसक्रीम निकल कर आती है इसमें से। तो जो फ्लेवर हमने कलर मिलाए थे वो अच्छे से परफेक्टली ब्लेंड हो चुका है, मिल चुका है। अब जो काम रह गया है, मशीन को खाली ऑन करना है। मशीन ऑन करेंगे, विद इन 5-6 मिनट्स के अंदर आइसक्रीम निकलना चालू हो जाएगा। अब आइसक्रीम निकलने के बाद हमारे पास ये डिसाइड करना होता है कि हमको जो फिलिंग करनी है वो ऑटोमेटिकली करनी है या मैनुअली करनी है। जी, ऑटोमेटिकली हमारे पास ऑप्शन होता है कप एंड कोन फिलिंग मशीन, जो कि आप छोटे कप या छोटे जो कोन होते हैं, बड़े कोन होते हैं, मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली फिल किए जाते हैं इस मशीन के यूज़ से। तो सर मशीनरी वो किस तरीके की दिखती है, एक बार दिखाएं आप। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मशीन होती है कप एंड कोन फिलिंग मशीन, जो कि आइसक्रीम को ऑटोमेटिकली पैक कर देती है। उसका कनेक्शन डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है, तो ये जो फिलिंग है आइसक्रीम की डायरेक्टली यहाँ डाइवर्ट कर दी जाती है। ये जो आप स्टेशंस देख रहे हैं सबका डिफरेंट रोल होता है। ये सेंसर है ताकि कोन या कप है इसको सेंस कर सके। ये चॉकलेट स्प्रे है, ये आइसक्रीम फिलर है, ये चॉकलेट टॉपिंग है, ये ड्राई फ्रूट नट है, ये एक लिड लगाने के लिए होता है। आप देख रहे हैं लिड स्टैकर है, इस पर लिड्स लगाई जाती हैं। ये कोन क्लोजर कहते हैं इसे। और यहाँ से प्रोडक्ट बनने के बाद फिनिश्ड यहाँ से फाइनल निकलता है। तो A to Z मशीनरी जो होती हैं वो अपने पास अवेलेबल रहती हैं। एग्जैक्टली, हमारे पास सारी मशीनरें हैं पैकेजिंग के लेकर। और अगर किसी कस्टमर को थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करानी है तो बहुत ज़रूरी उनकी पैकेजिंग डिसाइड करना। आपको पैकेजिंग कोन में भी चाहिए होगा, कप में भी चाहिए होगा, पाउचेस में भी चाहिए होगा। अगर आप ब्लॉक बना रहे हैं, प्रीमियम कप्स बना रहे हैं, तो वो भी आपको चाहिए होगा। आप तो सर जैसा कि आपने हमें सेटअप दिखाया, इसके अंदर क्या क्या वैरायटी हम लोग बना सकते हैं? देखिए, थर्ड पार्टी के लिए पहले डिसाइड करना पड़ता है कौन से प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं आप। मार्केट का सर्वे किया जाता है कि आपके कंपटीटर कौन है और कौन सी किस टाइप की मार्केट में आपको एंटर करना है। बिल्कुल। जैसे कुछ वेंडर्स होते हैं वो कहते हैं सिर्फ हमको प्रीमियम आइसक्रीम में ही जाना है, तो ये आइसक्रीम ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जो कि 4 लीटर या 5 लीटर में भी आते हैं जी। ये सेगमेंट केटरिंग सेगमेंट्स के लिए अच्छा है, होरेका के लिए अच्छा है। और कोई अपना पार्लर ओपन करना चाह रहा है, खुद का आउटलेट ओपन करना चाह रहे हैं, तो ये खाली पैकिंग आपको चाहिए होगा। बिल्कुल। प्रीमियम सेगमेंट्स के लिए कुछ टब्स आते हैं जो कि स्विगी जोमेटो ऑनलाइन सेगमेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, टेक अवेज के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये प्रीमियम टब्स भी आप बनवा सकते हैं। इसके छोटे भी आते हैं 100 ml में भी। कुछ लोग पेपर पैकेजिंग भी बनवाते हैं, पेपर पैकेजिंग में आप बना कर सकते हैं। सेम चीज़ प्लास्टिक में भी आता है। आप ये सारे वैरायटी आप चाहे तो बनवा सकते हैं। चाहे तो आप कोन अगर चाहिए, कोन की बहुत सारी वैरायटी होती है। कुल्फ़ीज़ में अगर चाहें, कुल्फ़ीज़ की बहुत वैरायटीज़ होती है। बार्स हो गए, चोको बार्स हो गए, बहुत वैरायटीज़ होती है। ये पॉप्सिकल्स हो गए, वाटर बेस्ड हो गए, काफ़ी वैरायटी होती है। इवन अगर कप्स में आते हैं तो कप्स में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हमारे पास होती है। तो अगर फ्लेवर की बात करें तो फ्लेवर की बात मेरे पास एटलीस्ट 70 से ऊपर फ्लेवर्स ऐसे हैं। कुछ इनोवेटिव फ्लेवर्स भी हमारे पास हैं जो कि आई थिंक आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल पिना कोलाडा हो गया, फेरेरो रोशर्स हो गए, या वेलवेट केक हो गया। बहुत इनोवेटिव फ्लेवर्स हम लोग बनाते रहते हैं टाइम। और अगर आपको R&D भी करानी है या आपको दिमाग में कोई फ्लेवर है, कोई कॉन्सेप्ट है, अगर आप चाह रहे हैं डेवलप करा के मार्केट में लॉन्च कराना, तो वो भी सर्विसेज हम आपको दे सकते हैं। यानी कि A से लेकर Z तक सारे सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल होते हैं। A से लेकर Z तक आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मशीन चाहिए, मशीन भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको खुद की या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करानी है तो वो भी करा के आपको दे सकते हैं। तो सर जैसे कि कुछ लोग नए होते हैं इस बिज़नेस में, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज उनको नहीं पता होती, तो उनके लिए क्या ऑप्शन रहेगा आपके पास में? सबसे पहले तो मार्केट सर्वे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट बहुत ड्रास्टिकली चेंज कर रही है। आपको ये देखना है कि आपका जो बायर है, जो आपका कस्टमर है, एंड यूज़र है, वो किस टाइप का है। आपको बच्चों को टारगेट ज़्यादा करना है या जो टीनेजर हैं उनको टारगेट करना है। बच्चों के लिए सेगमेंट्स अलग आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को अगर टारगेट करना है, ये एक प्रोडक्ट है बबल गम जी। ये बहुत धुआं उठाने वाला प्रोडक्ट होता है, ये बहुत फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट है बच्चों के लिए। टीनेज में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे टीनेज में मैं बात करूँ तो राजभोग फ्लेवर बहुत अच्छा है, जो टीनेज को अच्छा लगता है। टेंडर कोकोनट फ्लेवर है, बहुत अच्छा लगता है। ब्लैक करेंट हो गया, पीना कोलाडा हो गया, बहुत सारे ऐसे फ्लेवर्स होते हैं जो टीनेज वाले ग्रुप्स को ज़्यादा अच्छा लगते हैं। तो सर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो क्या आउटपुट निकल कर आता है? देखिए, सारे ओवरहेड्स काट के आपका जितना भी खर्चा है, पैकेजिंग का खर्चा हटा के, सब कुछ हटा के आपको एटलीस्ट 25 से 30% का मार्जिन प्रॉफिट आपको रहेगा। बहुत बढ़िया। तो सर यहाँ पे हमने मैंगो फ्लेवर बनाया था, वो आई थिंक रेडी हो गया होगा। एग्जैक्टली, मैंगो फ्लेवर रेडी हो चुका है। अब आपको उसको खाली मशीन चला के दिखाने की फीलिंग कैसे होती है इसकी।
तो देख सकते हैं आप, हमारी कुछ ही मिनट के अंदर आइसक्रीम बन के तैयार हो चुकी है। अब यहाँ से हम डायरेक्टली आपकी जो पैकेजिंग है, जैसे ये ब्लॉक है, ये हम डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा स्मूथ टेक्सचर है आइसक्रीम का। थोड़ा नीचे कीजिए, बहुत बढ़िया। फ्लेवर्स आपके हाथ में, आप जितने चाहें फ्लेवर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए होगी, बेसिक ट्रेनिंग। आप खुद भी R&D करके फ्लेवरिंग वाला पार्ट भी कर सकते हैं, बट यू नीड एजुकेशन फर्स्ट। तो सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमने आर्टिफिशियल फ्लेवर डाल के अभी ये बनाया है मैंगो वाला जी, लेकिन अगर कोई नेचुरल फ्रूट्स में चाहता है तो उसके लिए कैसे पॉसिबिलिटीज़ होंगी? देखिए नेचुरल आइसक्रीम्स का बहुत ज़्यादा भी चलन भी है और ट्रेंडिंग भी चल रहा है। उसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। मार्केट काफ़ी अच्छी है नेचुरल्स की, लेकिन जो प्रोडक्ट नेचुरल्स वाला होता है उसमें जब हम नेचुरल फ्रूट्स या पल्प डालते हैं, उसकी आइसक्रीम का शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। ओके। यानी कि 10 से 15 दिन के अंदर आइसक्रीम कंज्यूम करनी चाहिए, नहीं तो आइसक्रीम एक्सपायर कर जाएगी। ये जो आइसक्रीम आप खा रहे हैं इसकी शेल्फ लाइफ एटलीस्ट 10 से 12 महीने तक का है। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है नेचुरल्स में कि वो उसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी कम होती है। बहुत बढ़िया। तो सर इसको रेडी करने के बाद में, बॉक्स को पैकिंग करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? क्योंकि अभी मैं आइसक्रीम को देख पा रहा हूँ, ये काफ़ी स्मूथ है इस टाइम, टाइट नहीं है। बिल्कुल, ये जो अभी सॉफ्ट सर्व वाली कंसिस्टेंसी है, ये मतलब अभी रेडी टू ईट है, लेकिन अभी इसको मार्केट में नहीं बेच सकते। इसको सप्लाई करने के लिए इसको टेक्सचर को थोड़ा हार्ड होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आइसक्रीम हार्डनर आता है। आइसक्रीम हार्डनर जो होता है वो -25 से 30 पे वर्क करता है, तो उसके अंदर कुछ देर रहता है, फिर आइसक्रीम हार्ड होती है, तब हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने कोल्ड रूम में। सर जैसे कि मैं मेजरमेंट देख पा रहा हूँ इसकी, तो इसका कैसे क्राइटेरिया रहता है 5 लीटर देखिए का? सिंपल सा इसका लॉजिक है, जो भी आप पैकिंग कर रहे हैं, जैसे ये 5 लीटर का डब्बा है, तो आइसक्रीम का वजन जस्ट हाफ आना चाहिए। ओके। तो 5 लीटर है तो वजन 2.5 किलो आना चाहिए। बहुत बढ़िया। जैसे 4 लीटर है, 4 लीटर का डब्बा है तो उसका वजन 2 किलो आना चाहिए। ओके। तो सर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है? इसके बाद इसको पैक करेंगे, पैक करके इसको टर्न हार्डनर में डालेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हार्डनिंग का होता है। ये आप देखें टर्नर हार्डनर है, -31 पे वर्क कर रहा है। ओके। ये इतना हार्ड होता है, इतना फास्ट होता है कि विदिन हाफ एन आवर ये रॉक सॉलिड हो जाएगा। तो इस आइसक्रीम को कुछ देर इसके अंदर इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो हार्ड करने के लिए पहले भी काफ़ी सारी आइसक्रीम्स रखी हुई हैं, और यहाँ पर एक और आइसक्रीम रख दी है हार्ड करने के लिए। और सेकंड प्रोसेस जो होता है ये अवेलेबिलिटी होती है। ये आप देखिए कुछ देर पहले हमने रखी थी और ये बिल्कुल पूरी रॉक सॉलिड हो चुकी है। बहुत बढ़िया। तो सर इसके बाद क्या है कि ये मार्केट में जाने के लिए रेडी हो जाती है। या तो आप इसको स्टोरेज में डाल दीजिए, या जो आपका अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर के लिए इसको डिस्पैच कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो सर जैसा कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनको क्या है कि फ्रिज वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो सर वो बताएं किस तरीके से मतलब उनको आप प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, थोड़ा सा बताएं। देखिए स्टोरेज बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो आपको स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा जी। तो स्टॉक मेंटेन करने के 2 तरीके हैं, या तो आप कोल्ड रूम जा सकते हैं जी। कोल्ड रूम में मैं आपको दिखाऊंगा, या आप छोटे फ्रीजर्स ले सकते हैं ऐसे, जो कि आप मल्टीपल फ्रीजर्स में काम सकते हैं। ये एक फ्रीज़र है, ऐसे आप 5 फ्रीज़र और लगा सकते हैं जो आपके स्टोरेज के लिए। ओके। जैसे मैंने भी कुछ स्टोरेज करके रखा हुआ है, लूज मटेरियल है, चोकोबार है, ये मैंने करके रखा हुआ है। ऐसे ही फ्रीज़र्स आप मल्टीपल लगा सकते हैं अगर आपका बजट कम है तो। अगर बजट आपका अच्छा है तो डायरेक्टली आप एक कोल्ड रूम भी लगा सकते हैं। तो अभी कोल्ड रूम की तरफ भी आपको लेके चलेंगे और मशीनरी की रेंज भी दिखाएंगे। अगर आप लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं तो कौन कौन सी मशीनरी की आपको रिक्वायरमेंट होती है। सर जैसा कि अभी हमने बात की थी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, अगर सर कोई अपना प्लांट लगाना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन सी मशीनरी की ज़रूरत रहेगी? कोई अगर कस्टमर अपना खुद का प्लांट लगाना चाह रहा है तो उसके लिए बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, जो मशीनरी जो चाहिए आपको वो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको एक प्रेशराइजर चाहिए होगा, जो कि पूरा मिक्स बनाता है, प्रोसेस करके इसको गर्म करके तैयार करता है। फिर एक मिल्क फ़िल्टर होता है, फिर मिल्क पंप होता है, फिर एक होमोजेनाइज़र होता है। होमोजेनाइज़र का मेन काम है कि आपके प्रोडक्ट को ये बहुत अच्छा और क्रीमी बना देता है और टेक्सचर इंक्रीज़ कर देता है। तो ये मशीन बहुत ज़रूरी है आपकी आइसक्रीम की क्वालिटी के लिए। ओके। इसके बाद आता है एक मशीन, इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर, जो कि टेम्परेचर को थोड़ा सा ब्रेक कर देती है। ये ब्रेक करने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आता है एजिंग टैंक का, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। ये है आपका कूलिंग टैंक, यानी जो दूध को ठंडा करता है।
दूध को ठंडा करने के बाद जो मैंने आपको दिखाया था फ्लेवरिंग टैंक, जहाँ पे फ्लेवर का काम पूरा किया जाता है, कलरिंग एंड फ्लेवरिंग ऑल, वो करने के बाद इसका जो है नेक्स्ट स्टेप आता है कॉन्टीन्यूस फ्रीज़र का। अगर आपको सिर्फ आउटलेट प्रीमियम जो बॉक्स है 4 लीटर 5 लीटर का काम करना है और सिर्फ होरेका का काम करना है, सप्लाई का काम करना है, तो आपको सिर्फ यहीं तक की मशीनरी रिक्वायर्ड है। ओके। आपको कोई और नहीं चाहिए। अगर आपको रिटेल का काम करना है, रिटेल यानी छोटे कप, छोटे कोन, चोकोबार, कुल्फ़ी, अगर वो सारे में अगर जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक मशीन और चाहिए होगी जो कि कप और कोन पैकेजिंग है। ये मशीन घंटे की 3000 कप या कोन पैक करके देती है। तो अगर आपको सारे ही प्रोडक्ट बनाने हैं तो आपको ये मशीन भी चाहिए होगी। यानी सिर्फ आपको बॉक्स बनाने हैं तो सिर्फ बॉक्स बनाने के लिए यही मशीन चाहिए। ओके, यानी कि मल्टीपल यूजेस होते हैं इसके। ये खाली आपके जो है बॉक्सेस पैक करेगी और ये जो होती है कॉर्न वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर बन जाएगी। तो सर जैसे कि आपने सारी की सारी मशीनें दिखाई हैं, इनको सेटअप करने के लिए कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे छोटा सेटअप जो है 200 लीटर का प्लांट है। अगर इसमें आप जाना चाह रहे हैं तो बेसिक 1000 स्क्वायर फीट का भी एरिया सफिशिएंट है आपके लिए। तो सर मैंने सुना है कि इस तरीके की मशीनरी लगाने पे कोई सब्सिडी वगैरह भी मिलती है? बिल्कुल, गवर्नमेंट अभी जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है वो अभी लागू है और एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा पहल चालू हो रखी है। इसमें क्या है, अगर आप कोई भी एक लघु उद्योग स्टार्ट करना चाह रहे हैं स्मॉल स्केल में भी, तो गवर्नमेंट आपको 25 से 35% का सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। बहुत बढ़िया। तो सर इसके अंदर क्या इन्वेस्टमेंट होती है खाली मशीनरी की? सिर्फ मशीनरी की मैं बात करूं तो स्मॉलेस्ट लेवल का जो प्लांट आप लेंगे तो करीबन 15 लाख का सेटअप है। तो सर अगर इसमें हायर लेवल में अगर हम लोग जाना चाहें तो? हायर लेवल अगर पूरी कंप्लीट रेंज आपको चाहिए और सारे प्रोडक्ट आपको चाहिए ऑटोमेटिक पैकेजिंग के साथ, तो 50 से 60 लाख का पूरा इन्वेस्टमेंट है। बहुत बढ़िया। तो सर जैसे कि मैं ये टैंक देख पा रहा हूँ, इसके अंदर अगर हमें कोई कस्टमाइजेशन करवानी हो, छोटा टैंक करवाना हो 200 लीटर का, 250 लीटर का, तो उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी? ये सेम सेटअप आपको शुरुआती 200 लीटर से लेकर 1000 लीटर तक अवेलेबल होगा। अगर आप कह रहे हैं कि आपको 300 लीटर में चाहिए जी, आपको 300 मिल जाएगा। अगर आप कहते हैं मुझे 800 लीटर चाहिए, आपको 800 लीटर भी मिल जाएगा। यानी कि सारे के सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहते हैं। तो आपको अभी नीचे मैन्युफैक्चरिंग में भी लेकर जाऊंगा, इनके खुद ही यहाँ पर ही मशीनरी वगैरह रेडी होती है, तो अभी हम लोग आपको वहाँ पर भी लेकर चलते हैं। तो सर जैसा कि इस तरीके की मशीनरी लगवाने के बाद कोल्ड रूम की भी उनको जरूरत पड़ेगी जी। तो सर एक बार अपना कोल्ड रूम दिखाइए किस तरीके से आइए वहाँ पर स्टोर किया हुआ है। कोल्ड रूम भी दिखाता हूँ जी सर। तो ये जो आप फ्लोर देख रहे हैं हमारा फैब्रिकेशन एरिया है जहाँ सारी मशीनें बनती है। पहले मैं आपको कोल्ड रूम दिखा देता हूँ जी। ये तो आप देख रहे हैं ये पैनल जो है ये पूरा लगा हुआ है, ये कोल्ड रूम की एंट्री है, एंट्रेंस है। ओके। तो इतना बड़ा कोल्ड रूम है, ये आपको दिखाने के लिए है। इसमें सारा जो फिनिश गुड है, फिनिश गुड प्रोडक्ट बनकर इसमें स्टोर किया जाता है। आइए आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ। तो सर आपका जो कोल्ड रूम है इसका क्या साइज है? ये 5000 CFT है। ओके। कोल्ड रूम जो है CFT में आता है, तो ये 5000 CFT है। अब अंदर आके भी देख सकते हैं, ये -25 डिग्री पे वर्क करता है और इसमें 3 आउटडोर लगे हुए हैं और इसमें जो भी मटेरियल है आपका स्टैक वाइज लगाया जाता है, यानी एक डिवीजन कि यहाँ पे ये वेरिएंट है, ये 10 वाला है, ये 20 वाला है, वो 30 वाला है, एक कोन का एरिया है। तो सारे प्रोडक्ट आपको डिस्प्ले करके यहाँ पे लगाने पड़ते हैं। तो काफ़ी सारे आइटम आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे ये रखे गए और इसी तरीके से यहाँ पे सर मेंशन भी किया हुआ है हर चीज़ के बारे में। ये यहाँ पे जो इन्वेंट्री का लड़का होता है उसकी सहूलियत के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, तो उनकी लेबलिंग भी कर दिया हमने। टेंडर कोकोनट 125 एपल। ओके। तो यहाँ पर सारे के सारे जो स्टोरेज है पूरा मेंटेन हो रखा है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है सर कितना माइनस है? अभी -25 डिग्री पे है, ये पूरा शिमला से भी ऊपर है जी। ठंड लग रही है अंदर आके। तो अभी हम लोग चलते हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के बारे में सोच रहे हैं उनको इस तरह का कोल्ड रूम बनाना ही पड़ेगा जी। चले सर। बिल्कुल। तो ये मेरा फैब्रिकेशन एरिया है जहाँ पे सारी मशीनें जो हैं फैब्रिकेट होती हैं, असेंबल्ड होके उनका फिर ट्रायल होता है, फिर यहीं से पैक होकर डिस्पैच हो जाती है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे टैंक्स बन रहे हैं, फिलहाल छोटे छोटे टैंक्स बन रहे हैं, यहीं पे बड़े टैंक्स भी हम फैब्रिकेट करके देते हैं। तो पूरा जो सेटअप है यहीं पे ही तैयार होता है। यानी कि मशीनरी की अगर हम लोग बात करें तो सारी की सारी मशीनरी यहीं पर ही तैयार करके आगे भेजी जाती हैं और सारी की सारी जो चीज़ें होने वाली है वो मेड इन इंडिया होने वाली है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेड इन इंडिया है। जो भी आप स्टील देख रहे हैं ये हाई ग्रेड स्टील है जिंदल का। ओके। जिंदल इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड ब्रांड इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ स्टील। आप देख भी सकते हैं, इनका लेबल आप देख रहे हैं, जो स्टील होती है जी, JSL मतलब जिंदल स्टील।
बहुत बढ़िया। तो इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग भी आप लोग देख सकते हैं और कंप्लीट जो प्लांट है मैंने आपको दिखाया है। तो सर किस तरीके से आपके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं प्लांट लगाने के लिए भी और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी? देखिए, किसी भी मेथड से अगर आप आइसक्रीम बिजनेस में एंटर करना चाह रहे हैं, चाहे आप खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं या थर्ड पार्टी करना चाह रहे हैं, खुद का प्लांट लगाना चाह रहे हैं, आप सिर्फ डायमंड इंजीनियरिंग वर्क्स सर्च कर सकते हैं गूगल पे। हमारी वेबसाइट भी है diamondinjiniringworks.in, या हमारे ईमेल पे भी आप संपर्क कर सकते हैं diamond.churners@gmail.com। स्क्रीन पे कुछ नंबर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, उन पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर।